अब आपने ये देखना है कि देयर इज अ सीआरटी ऑन द 4 आवर। ये 4 आवर के अंदर सीआरटी है। ओके हो गया। हम्म। अब 4 आवर के अंदर सीआरटी क्या कह रही है कि वेयर द मार्केट नीड्स टू गो अप टिल दिस लेवल, राइट, मिनिमम, है ना। हम्म। अब हमने जब टाइम को स्विच किया तो 15 मिनट के ऊपर ये सीआरटी है। हर टाइम फ्रेम पे किस तरीके की सीआरटी है? ये 4 आवर के अच्छा ऊपर। अच्छा, टोटल ऑपोजिट। ओके। 4 आवर के ऊपर तो मार्केट ऊपर जाना के का सिग्नल है। और आपने हाँ। देखा कि 15 मिनट के ऊपर मार्केट नीचे जाने का सिग्नल है। अगर हमने हायर टाइम फ्रेम से बायस नहीं किया तो फिर हम हम्म। इसको भी तो एज अ सीआरटी की तरह पे यूज करेंगे ना। तो यहाँ का सिग्नल ऊपर राइट। जाने का, यहाँ पर सिग्नल नीचे जाने का, तो हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। हाँ। तो फिर क्या होगा कि ये सीआरटी काम कैसे करेगी? ये 50% को रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर निकल जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा अगर रेस्पेक्ट किया भी तो इस लेवल को 15 मिनट पे टच करके फिर ऊपर की तरफ इमीडिएटली चली जाएगी। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ हम आ रहे थे ना, ये यही रीजन था। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए थी, नो, दैट इज अ प्रोसेस कि आपका बायस किस तरफ है, ओवरऑल आपका मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, किस तरफ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अंदर आपको आपकी देखना है। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं एक मिनट चेक करूँ मेरा कौन सा माइक्रोफोन आने। ओके, माइक्रोफोन तो मेरा सही है। अभी मेरे ख्याल में सही हाँ, आएगा। अभी बहुत सही है। ठीक है। तो क्या इसे समझा कि जिस जिस तरफ हमारा मेजर सिग्नल होगा हायर टाइम फ्रेम का, हम उसके डायरेक्शन में जितने भी हम सीआरटी या फिर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यूज करेंगे, वो इसके डायरेक्शन में जो मिलेगा उसको यूज करें, इसके अगेंस्ट मिलेगा उसको इग्नोर किया जाए। ठीक है। तो तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। बाकी तो और इसका कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमें पता चले कि भाई हर एक जो ऐसा कॉन्सेप्ट है उसने काम करना है, नहीं। वो हम हायर टाइम हम्म, फ्रेम से देखते हैं। ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया जी। अब है। देखिए ब्रदर, यहाँ पर हर एक पॉइंट का ना डिफरेंट, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है कि फॉर एग्जांपल प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। प्राइस अप ट्रेंड के अंदर बायर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, दे आर शोइंग वीकनेस। ठीक है। ये अप ट्रेंड के अंदर है। मार्केट का मूवमेंट किस तरफ है? अप ट्रेंड की अपने। तरफ है। अब अप ट्रेंड के अंदर आपने क्या देखा कि बायर ने एक इंफॉर्मेशन दी कि अब हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इट मींस दैट कैन बी द लास्ट मूवमेंट फॉर अस, राइट। राइट। एंड देन मार्केट अगर एक डाउन ट्रेंड के अंदर आती है, मार्केट नाउ देयर इज अ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के अंदर ये एक सपोर्ट है और आप इस सपोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी वांट टू मूव अप। लेकिन वहां पर आपको बायर एक इंफॉर्मेशन देते हैं, वी आर अनेबल टू ब्रेक आवर ओन वीक। तो देखो कि कॉन्सेप्ट तो वही है ना, लेकिन इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। देख रहे हैं? यहां पर क्या था, यहां पर ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन है। और यहां पर ये डाउन ट्रेंड क्या करेगा, ये नीचे और कंटिन्यू करेगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इसका काम यहां पर और इसका काम यहां पर इंफॉर्मेशन देना है कि मार्केट में ट्रेंड जो डायरेक्शन है, यहाँ पर हम कंटिन्यू नहीं करें, और यहाँ पर बायर नहीं आएंगे और डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। तो हर जगह पे जिसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ प्राइस चेंज होती रहती है ना। और कोई भी पैटर्न या कोई भी ऑपरेशन पोजीशन ऑफ प्राइस चेंज होते हुए करता है तो उसका रिजल्ट भी दूसरा निकलता है फिर। तो ऐसे भी आपने मार्केट में समझना है, देखना है। ठीक है। एंड नाउ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल कर रहे हैं, हम्म। लेकिन मार्केट ट्रेंड लाइन को भी यूज कर रही है, मार्केट मूविंग डायनामिक मूविंग एवरेज उसको भी यूज कर रही है, और मार्केट राउंड नंबर्स को भी
एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रही है, और मार्केट जो कैंडलस्टिक का कंट्रोल पॉइंट है उसको भी यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एंगल्फिंग है, एंगल्फिंग का मतलब होता है कि जब लास्ट एक कोई कैंडल है उसको दूसरी कैंडल ने कंट्रोल किया, राइट। इसको हम बोलते हैं इंगल्फिंग कॉन्सेप्ट। और इंगल्फिंग की कंडीशन होती है कि जो ग्रीन कैंडल अगर है इंगल्फिंग बनाने वाली, तो ये 50% से साइज में बड़ी होनी चाहिए। नाउ वेयर द सेलर्स कंट्रोल द मार्केट, आप बायस को इस जगह पे कंट्रोल किया। दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट। ये पॉइंट भी आपको यूज करनी पड़ेगी। इट मींस दैट एवरी मूवमेंट ऑफ द चार्ट आखिरी कैंडल को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा ना, चाहे पहली कैंडल के बाद या दूसरी कैंडल के बाद या तीसरी कैंडल के बाद, ये लास्ट कैंडल कंट्रोल तो हो रही होगी ना। कंट्रोलिंग पॉइंट भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, देखिए कि ये कैंडल है और ये कैंडल है। इस कैंडल को आपने देखा कि यहां से ओपन प्राइस है, ये लो प्राइस है। इस सेलर ने ओपन प्राइस को भी कंट्रोल किया एंड साथ ही साथ इस लो पॉइंट को भी क्या किया, कंट्रोल किया। कंट्रोल। और जब आपने यहां पर एक लेवल लगाई तो आप देखें कि प्राइस जो सेलर बाउंस बैक हुआ, क्या इसी पॉइंट से बाउंस बैक हुआ? यहां से भी हम ऐसे लेवल ले सकते हैं, फिर ऐसे करते आए अगर, तो यहां पर अगर आप देखा कि जब ये पॉइंट ब्रेकआउट हुई, सेलर ने कंट्रोल किया, दिस इज आल्सो वर्किंग एज ए सपोर्ट लेवल। हम्म, तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं। ये हम इग्नोर नहीं कर सकते इसको, कि ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड देन अनदर पॉइंट इज देयर, आपने एक वेव देखनी है जिसने जिसने क्या किया है। जैसे कि ये एक वेव है बायर की, इस वेव को किसने कंट्रोल किया? सेलर्स ने कंट्रोल किया ओवरऑल। तो इस वेव का वैसे यहां पर भी सपोर्ट बनी हुई है, तो आप यहां से भी सपोर्ट लेके सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बना सकते हो, जिसको फिलिप एसिनार कह सकते हैं, ऐसे ही एंगल्फिंग की तरह। तो वहां पर एक कैंडल को सेलर ने कंट्रोल किया था, तो इसकी ओपन प्राइस से हमने सपोर्ट ले ली जो बिकम रेजिस्टेंस हो गई। और यहां पर ओवरऑल हमने कंट्रोल ले लिया कि कहां से सेलर ने कंट्रोल किया, उस पूरी पॉइंट को भी हमने देखा कि वहां से भी हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ओके, राउंड नंबर का इफेक्ट क्या होता है? आप राउंड नंबर के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट्स द पर्पस ऑफ राउंड नंबर? क्योंकि प्राइस की मूवमेंट होती है वहां पर हर एक स्टेप के ऊपर डबल जीरो या सिंगल जीरो एंड में आता है, हम इसको राउंड नंबर कहते हैं। लेकिन व्हाट्स द पर्पस, हाउ द ट्रेडर्स आर यूजिंग द राउंड नंबर, और आप कैसे राउंड नंबर को यूज करते हैं? ये आप बताओ। जी, आप ही बताओ। देखें, राउंड नंबर में आपको अपना एक फिजिकल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बताऊं। जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते थे, ठीक है, तो वहां पर शेयर की प्राइस ऐसे प्राइस नहीं होती जैसे कि यहाँ पर एक्सचेंज की प्राइस होती है। शेयर की प्राइस रुपीज में होती थी हमारी कंट्री में। मतलब एक शेयर है जिसकी 10, फॉर एग्जांपल 108 रुपीज प्राइस है। 108 पे सेलिंग का प्रेशर कितना होगा? मतलब कि स्टॉक मार्केट में कैसे होती है बाइंग सेलिंग में, आपको बताऊं कि एक तरफ बायर होता है, एक तरफ बायर होता है और दूसरी तरफ कौन होता है? सेलर, हमें दिख रहा होता है। ऐसे ही आप बाइनांस ओपन करोगे तो बाइनांस के अंदर भी आपको ऐसे दिखता है जब आप बीटीसी को परचेज करते हो। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ये सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, 4000 शेयर बाय करना चाहता है। कौन सी प्राइस के ऊपर? 107.50 पे ये बंदा है जो
चाहता है कि मैं 4,000 शेयर बाय करूं, और यहां पर एक बंदा है 108 पे सेल करना चाह रहा है कितने शेयर, 4,000, या फिर हो सकता है 10,000 शेयर सेल कर रहा हो। तो ये इस तरीके से 20 ट्रांजेक्शन इस तरफ से नजर जाहिर हो रही होती है और 20 ट्रांजेक्शन इस तरफ से जाहिर हो रही होती है। तो सबसे ज्यादा एंट्री सेल की कौन सी प्राइस पे लगी होती है? क्योंकि प्राइस के अंदर अगर आप देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, ये राउंड नंबर्स होते हैं, राइट? हम्म, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, राउंड नंबर के ऊपर सेल की एंट्री लगाते हैं, या राउंड नंबर के ऊपर बाय की एंट्री लगाते हैं। मतलब लगाते हैं। ट्रेडर का ये होता है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं तो राउंड फिगर पे सेल कर दूं, और अगर बाय कर रहा हूं तो राउंड फिगर के ऊपर बाय करूं। फिर हम जब सेल करते थे तो जब जिसको 10 रुपए पे सेल करना होता था, तो फिर मैं क्या करता था, 9.95 की मैं लिमिट लगाता था। क्योंकि जब तक 10 तक प्राइस पहुंचे, उससे पहले तो यहां पर पहुंचेगी ना प्राइस, हाँ तो मेरा पहले सेल हो जाता था। और बाज औकात ऐसा होता था कि जो 10 रुपए पे 1 लाख सेल का जो है ना शेयर्स लगे होते थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30,000 शेयर ही सेल हो पाते थे, और बाकी 70,000 रह जाते थे। वो मार्केट पे नीचे की तरफ टच, क्योंकि जो न्यू हाई होता है ना उसको प्राइस टच करके रिजेक्ट करती है। तो जैसे ही इस 10 को टच किया, तो 1 लाख की सप्लाई थी, जिसमें से कितनी सप्लाई हो गई, 30,000 की सप्लाई हो हम्म, गई, 70 रह गई। तो 70,000 जिनकी रह गई, जिनके ऑर्डर था टाइम के हिसाब से, उनके एग्जीक्यूट नहीं हुए, उसके बाद प्राइस 9 रुपए पे आ गई फॉर एग्जाम्पल। तो अब उनको तो नुकसान हुआ ना, 10 को टच भी किया लेकिन उनका ऑर्डर सेल भी नहीं हुआ। हम्म, ऐसे ही फिर हम टेक्निक क्या करते थे, खरीदारी करने के लिए भी इस तरीके से, और बाय करने के लिए, सेल करने के लिए भी ऐसे। हम 5 या 6 पैसे सेंट्स, मतलब जिसको ये समझें, उसको हम ऊपर नीचे करके लगा देते, पहला पहला हमारा ऑर्डर सेल हो जाता था। अब यहां पर कहानी ये है कि इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी तो लोग सेल करेंगे, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है इंसानी जहन का। क्या आप जब कहीं पर मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हैं, क्या आपको बोलता है कि दिस इज अ 9,774 रुपीज का मोबाइल है? वो ऐसा नहीं बोलेगा। या नहीं। 900, 9,800 का मोबाइल है, या राउंड फिगर में 10,000 का मोबाइल है, या 9,900 का मोबाइल है, या 9,500 फॉर एग्जाम्पल। और आप भी इसी तरीके से कोई बड़ा, जो भी हैवी आइटम होता है सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, उसकी जो भी प्राइस होती है, आप बोलते हो राउंड फिगर कीजिए, है ना? ऐसे पैसों वो में तो तो हम सेल नहीं करते, है ना? जहनी तौर पे हम लोग कैसे ऐसे भी कर लेते थे। जैसे जब मैं अमेरिका में था हाँ तो समझो कि प्राइस वो कहते हैं कि 999 और 899 इस तरह करते थे। तो मैं जहनी तौर पे उसको 999 को 10 जी, सोचता था कि ये भाई $10 नहीं होगा, क्योंकि इट्स इजियर फॉर मी टू रिमेम्बर। राइट। तो यहां पर जिसने सेल किया है, उसका टारगेट अगर होगा तो वो राउंड नंबर पे रखेगा टारगेट। बाय करने वाला भी टारगेट कहां पर रखेगा, राउंड नंबर पे रखेगा। राउंड टू राउंड आप देखेंगे कि वर्किंग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि बाय और सेल का प्रेशर तो आएगा ना राउंड नंबर पे। तो इसी वजह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि प्राइस मोस्टली मूव करती है, राउंड टू राउंड नंबर तक मूव करती है। अब आप हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे ना, हायर टाइम फ्रेम पे हायर राउंड नंबर शो होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर टाइम राउंड नंबर शो होंगे। आप चेक कीजिए कि तो यहां से क्या हुआ, इसको अगर हम माइनर की पोजीशन में लेके आते हैं ना, तो राउंड फिगर प्राइस टच करती है, राउंड टू राउंड चलती है। आप देखें कि यहां से जब बाय हुई इस राउंड से, तो इस राउंड का ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ने वापस आ गया। फिर जब वापस मार्केट इस राउंड को ब्रेक किया, तो किस राउंड तक मार्केट गई, इस राउंड तक। और रिट्रेसमेंट किया तो किस राउंड तक रिट्रेसमेंट किया, यहां तक किया। फिर जब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो फिर अगले राउंड तक मार्केट ने स्टॉप किया। देखा? तो प्राइस
इस राउंड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है तो इस राउंड पे स्टे किया क्योंकि सेलिंग प्रेशर था, देन इसी को ब्रेक करके सपोर्ट बना दिया। मार्केट अगर इस राउंड तक जा रही है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट राउंड नंबर, ये। अब हम इसमें से एक चीज को समझते हैं, एक पॉइंट को समझते हैं। अगर मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया तो इसका टारगेट क्या रहेगा? दूसरा राउंड। ये टारगेट मार्केट मोस्टली इसलिए अचीव करेगी कि अगर यहां से पहला टारगेट अचीव करेगी, फिर करेक्शन करके, फिर इस राउंड से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, राइट। लेकिन अगर देखो कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गई, क्या इस राउंड को टच कर पाई? नहीं। इसकी इट मीन देयर इज नो डिमांड, कि प्राइस वहां पर पहुंच ही नहीं पाई। फिर वहां पर आपको सेल का सेटअप मिलता है, वहां पर सेल का सेटअप मिलता है। देखो इस राउंड को रेस्पेक्ट किया तो मार्केट इस राउंड से या दूसरे राउंड नंबर से वापस ऊपर की तरफ गई, लेकिन इस बार इस राउंड नंबर को इसने टच नहीं किया, देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। हमें यहां से सिग्नल भी मिलता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अब इसी तरीके से आप यहां पर देखें, जब मार्केट ने इस राउंड नंबर को ब्रेक किया, इस राउंड नंबर को ब्रेक किया तो मार्केट का टारगेट क्या था? ये राउंड नंबर है ना। यहां पर अगर ना पहुंच सके और इसी से ही प्राइस डिमांड करके ऊपर की तरफ गई है तो देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। फिर टारगेट आपके ऐसे हैं, राउंड टू राउंड बढ़ते जाएंगे, राउंड टू राउंड बढ़ते जाएंगे, ऐसे मार्केट राउंड टू राउंड टच करती जाती है। आप कैसे यूज करेंगे? एज इन द बाइनरी ऑप्शन, आप इसके अंदर जितने भी राउंड नंबर्स हैं उनको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करेंगे। आप यहां पर जब लाइन लगाएंगे तो यहां पर डबल जीरो और सिंगल जीरो आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि आखिर में टू जीरो आएगा। वो थोड़ा सा होता है कि कर्सर नहीं आता, आप समझ जाएंगे आखिर में नंबर टू जीरो है, टू के बाद ये यहाँ पर टू जीरो है, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम आपके लिए करेगा। एंड देन अगर यहाँ पर प्राइस आ रही है तो यहाँ पर देखो राउंड नंबर था, उसने एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल प्ले किया। यहाँ पर भी राउंड नंबर था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट में चार्ट में हमेशा आपको ये ग्रिड मिलता है, और ये ग्रिड है टाइम का। आप जितना चार्ट को एक्सपेंड करोगे ये ग्रिड के अंदर कैंडल्स कम होती जाएंगी, जितना चार्ट को मिनिमाइज करोगे और इसके अंदर कैंडलस्टिक बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमें पता चलता है कि 13:30 से लेकर 14 तक क्या हमारी मूवमेंट रही। और ये एक टाइम फ्रेम को शो करता है, इट मीन 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम का हम यहाँ पर एक मूवमेंट का समझ सकते हैं कि कहाँ से प्राइस ओपन हुई, कहाँ पर क्लोज हुई, तो उसकी कैंडल भी बन सकती है, आइडिया लगा सकते हैं हम। देन कम टू द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज अ वन काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड लाइन को हम किस तरीके से लगाते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे लगाते हैं कि हाईएस्ट विक को हाईएस्ट विक के साथ लगाते हैं। तो यहां पर तो प्राइस गोरे आ तो नहीं इसी रही। तरह लगाते हैं। जी। गोरे तो इसी तरह लगाते हैं। जी। जब ये हम बात करते हैं ना कि हमें हाईएस्ट विक से हाईएस्ट विक तक लगानी चाहिए, तो फिर यहां पर कंडीशन आती है कि मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट हेल्दी मूव करती है, हेल्दी ट्रेंड होता है। मार्केट स्टीपली मूव करती है, मार्केट स्लोपी मूव करती है। अगर ट्रेंड स्टीपी है तो मार्केट में ये ट्रेंड फेक ट्रेंड है, अगर ट्रेंड स्लोपी है तो दिस इज अ ट्रू ट्रेंड। अब आप देखेंगे तो ये आपको मूवमेंट जो है ये स्टीपी मूवमेंट लग रही है या फिर स्लोपी मूवमेंट लग रही है? ये वाला स्टीपी। ये स्लोपी है ना, ये स्लोपी मूवमेंट है। ये स्लोपी है लेकिन इसके नीचे स्टीपी है। जी। अब यहां पर आप देखिए हम क्या करते हैं, मैं क्या मतलब मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं हाईएस्ट विक को ए पोजीशन पे हाईएस्ट विक को लेता हूं, एंड बी पोजीशन को, जो बी पोजीशन लेता हूं उसमें से जो हाईएस्ट विक होता है उसको स्किप करता हूं, जो लोवेस्ट विक होता है उसके ऊपर मैं दूसरी लाइन रखता हूं। एंड देन आप चेक करो, इट्स एक्टिंग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक्टिंग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अगर मैं इसका हाईएस्ट विक लेता और बी पॉइंट का भी हाईएस्ट विक लेता तो अब देखो कि मैं इसको तो नहीं ले पाता ना,
तो यहां से देखो कि जब मैंने लोवेस्ट विक लिया तो मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, बिल्कुल मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया। अब और तरीका भी हमारे पास मौजूद होता है। ये दो किस्म की ट्रेंड लाइन हो गई। एक ट्रेंड लाइन जो हमने टॉप ऑफ द कैंडलस्टिक के विक से, टॉप ऑफ द कैंडलस्टिक के विक से यहां से जोड़ दी और सारी कैंडलस्टिक के ऊपर से जोड़ी, दिस ट्रेंड लाइन इज कॉल्ड द बियरिश ट्रेंड लाइन। लेकिन इसका एक बियरिश ट्रेंड लाइन का असूल है कि द फर्स्ट ए पॉइंट इज अ हाई एंड द बी पॉइंट इज अ लोअर हाई। याद रखिएगा, ए पॉइंट इज अ हाई एंड बी पॉइंट इज अ लोअर हाई। और यहां पर जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन के लिए, एक पॉइंट होती है लो एंड द अनदर पॉइंट इज अ, आप बीच में स्किप भी कर सकते हो, किसी और पॉइंट के साथ भी लगा सकते हो मार्केट के हिसाब से, जैसे आपको मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है आप उसके हिसाब से भी लगा सकते हो, कोई भी बी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बुलिश ट्रेंड लाइन के लिए क्या हुआ, एक पॉइंट लो है और दूसरी पॉइंट हायर लो, हाई देन लोअर हाई, इट इज कॉल्ड द बियरिश ट्रेंड लाइन। लो एंड हायर लो आप पॉइंट को जोड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द बुलिश ट्रेंड लाइन। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, वो ऐसे भी ट्रेंड लाइन लगाते हैं, वो कहते हैं कि क्या मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ूं तो क्या ये भी सपोर्ट हो गई, क्या ऐसे लगा सकता हूं? आप लगा सकते हैं, बट वी कैन नॉट से दिस इज अ बुलिश ट्रेंड लाइन। बुलिश ट्रेंड लाइन का असूल क्या है, लो पे लगाने के बाद आपने कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है, हायर लो, दिस इज कॉल्ड द बुलिश ट्रेंड लाइन। और बियरिश ट्रेंड लाइन के लिए आपने हाई के ऊपर लगा के देन लोअर हाई, दिस इज कॉल्ड द बियरिश ट्रेंड लाइन। अगर आप लो एंड लोअर लो को सिलेक्ट करते हो तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन, बट इट्स अ मैपिंग, इट्स अ, हम मैपिंग का कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। आप इसको भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं, देखो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनामिक होती है। जैसे कि अगर प्राइस ऊपर है तो आप इसको क्या मानते हो, दैट्स ए सपोर्ट। और प्राइस अगर इसके नीचे आ जाए, अब सेम लेवल को क्या मानते हो, रेजिस्टेंस। पहले सपोर्ट था, अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस। तो ट्रेंड लाइन बनी, ये बना आपका लो पॉइंट, ये आपका लोअर लो पॉइंट, ब्रेकआउट हो गया, पहले सपोर्ट था अब क्या बन गया, ये लेवल रेजिस्टेंस। और प्राइस इसी रेजिस्टेंस लेवल को यहां पर रेस्पेक्ट कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कन्फ्लुएंस लेवल कैसे बनाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं ये वाली मिटा रहा हूं, आपको एक ही शो करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। दिस इज अ ट्रेंड लाइन, नाउ सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। क्या जिस जगह से मार्केट यहां पर है, क्या यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी लगा सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन की लेवल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल आपस में क्रॉस कर रही है, इफ इट इज क्रॉसिंग इट इज कॉल्ड द कन्फ्लुएंस लेवल। एसएनआर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहां पर मोमेंटम जनरेट होता है। जहां पर भी आपको दो पॉइंट ऐसे मिले, आप उसको कन्फ्लुएंस लेवल कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर पॉइंट, जब मैंने यहां पर रेजिस्टेंस लगाई थी, तो इस रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर आप पास्ट में जाओ, तो यहां पर अगर मैं ये रेजिस्टेंस या ये वाली लेवल को सिलेक्ट कर रहा था, तो ये रेजिस्टेंस की लेवल चेक कीजिए, ये वाली लेवल बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस अगेन, तो हॉरिजॉन्टल लेवल बन गई और यहां से ट्रेंड लाइन भी इसको क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज व्हाट अ पॉइंट, अ कन्फ्लुएंस पॉइंट। ये ज्यादा ट्रस्टेबल पॉइंट हो जाती है फिर ट्रेड करने के हिसाब से। तो जहां जहां पर अब आपकी यहां पर भी ट्रेंड लाइन लग रही है, तो आप इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को जब लगाओगे तो दिस पॉइंट विल बिकम्स अगेन अ कन्फ्लुएंस पॉइंट। तो यहां पर आपकी कन्फ्लुएंस लेवल लग जाती है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के साथ आपका क्रॉस हो रहा है। आप इसको यूज कर सकते हो लेवल को। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए लास्ट कैंडल अगर ब्रेक होती है, यहां पर ब्रेक नहीं हुई, आप लेवल नहीं ले सकते।
जब लेवल ब्रेक होती है, आप इसको ब्रेक हुआ, आपने लेवल लिया, इट बिकम्स रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट, और इसने काम भी किया, इसने रिएक्शन भी दे दिया। ये वाली कैंडल यहां पर आपने देखा कि ये ब्रेकआउट हुआ, इट मींस दिस कैंडल हैव आल्सो टेकन अ ब्रेकआउट। आप देखो कि ग्रीन कैंडल की जो दूसरी कैंडल बनी है, उसने इसी पॉइंट से रिजेक्ट करके फिर ग्रीन कैंडल बनाई है। दिस इज आल्सो अ पॉइंट। आप देखो कि जब ये ग्रीन कैंडल यहां पर ब्रेकआउट हो गई, तो बाकी ने रिजेक्शन से प्रूफ किया कि हम यहां से फिर रिवर्स कर रहे हैं। तो पॉइंट्स हर जगह से आपको एसएनआर की मिल सकती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पॉइंट्स मिल सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इंडिसिशन कैंडल होती हैं। इनडिसिशन कैंडल का मतलब क्या होता है? डोजी। जोशी। दिस इज अ जोशी डोजी मुझे अभी भी कैंडलस्टिक। कंफ्यूजन है। डोजी के अंदर, मुझे डोशी में, हाँ डोशी में अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। ओके, डोजी में कंफ्यूजन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे? आप ऐसे समझो, हेयर देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल, और कुछ भी मार्केट में कोई भी रुकावट नहीं है, प्राइस इज मूविंग इन अप डायरेक्शन। यहां पर बायर ने आपको बोला मार्केट को कि हमारे पास डिमांड नहीं है, हम ऊपर नहीं जा सकते। कौन आएगा मार्केट में? सेल्फ रहेंगे। सेलर्स कहते हैं कि हमारे कानून के मुताबिक हम रेजिस्टेंस के अलावा आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, जंप भी हो सकता है। जंप, जंप तो और एग्जॉशन। जंप का तो एक कंडीशन है ना कि जंप के लिए कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए जंप का। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक ग्रीन कैंडल यहां पर हो और एक रेड कैंडल इतने जंप के साथ बनी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि व्हेन बायर्स आर नॉट रेडी टू स्टॉप ऑन द रेजिस्टेंस, तो यहां पर एक इनडिसिशन कैंडल आती है। दिस indecision candle inform to the sellers the buyers are not ready. Buyers are not ready to stop under the resistance. तो पहले ही स्टॉप कर चुके। नाउ सेलर्स विल एंटर इन द मार्केट। नाउ हु विल एंटर इन द मार्केट? चलो। तो यहां पर इंडिसिशन किसने किया? टर्न तो बायर का था। बायर ने इंडिसिशन किया और इन्फॉर्म किया सेलर को कि वी आर नॉट रेडी टू अपीयर। तो अब इस तरीके से हमने देखा कि जब भी एक पैटर्न बनता है, उसकी 45% रिट्रेसमेंट आने के चांसेस होते हैं। और अगर वाकई में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंडर कैंडलस्टिक क्लोज हो जाती है, तो फिर तो सेलर की कैंडल पक्की आती है ना। हम्म। तो हु वांट्स हु नीड टू एंटर इन दिस एरिया? यहां पर किसको आना चाहिए था? सेलर्स। सेलर्स। सेलर्स सेलर्स। ने क्या कहा कि वी आर नॉट रेडी टू एंटर इन द मार्केट, तो उन्होंने क्या किया? इंडिसिशन कर दिया, कैंडल दे दी। उसको अच्छा देखते हुए फिर ये बायर आ गया मार्केट में। ये इंडिसिशन कैंडल्स जो होते हैं डॉजी, ये लाल, डज इट मैटर कि ये रेड है या ग्रीन है? नो, इट्स अ मैटर। कैसे? कि अगर आपको अगर इसी आईक्यू ऑप्शन के ऊपर वो ग्रीन कैंडल दिखती है, इट मींस दैट ओपन एंड क्लोज इज चेंज। ओके। और अगर आपको ये ग्रे कलर की डोजी दिखती है, इट मींस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज प्राइस। नो डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज प्राइस, इट इज कॉल्ड द डोजी कैंडल। If ओके। there is a little minor, even a one single point difference, there is not a doji candle. फिर हम उसको बोलेंगे कि दैट्स अ वीक बायर कैंडल और वीक सेलर कैंडल। तो दिस इज अ इनडिसीजन। अब इनडिसीजन यहां पर किसने किया? सेलर्स हैं। सेलर्स ने। और इस इनडिसीजन की फिर ये खासियत है कि इसका एक ऊपर का विक होगा, एक नीचे का विक होगा, या फिर वन साइडेड विक होगा। ओके, तो वो हम यूज करते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एज अ सपोर्ट एंड, रेजिस्टेंस। अब ये प्राइस ने किसको रिएक्ट किया? क्या इस डोजी की लेवल को किया? डायरेक्ट ऑन दिस लेवल, राइट। राइट। और यहां पर भी अगर आप देखें, ये लेवल और राउंड नंबर फिर मैच हो रहा है। ये लेवल और राउंड नंबर फिर क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। अगर आप यहां पर रखें, तो यहां पर भी एक लेवल बना सकती हैं आप इस डोजी से। क्या अगली ग्रीन कैंडल ने डायरेक्ट इसी लेवल से रेस्पेक्ट किया? हाँ। देखें, ठीक है। तो
डोजी का असूल है एक। क्या डोजी का असूल है कि जब भी डोजी की कैंडल को कोई ब्रेक करेगा तो मार्केट रिवर्स करेगी। डोजी की कैंडल को जब भी कोई ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या करेगी? रिवर्स। रिवर्स। तो फिर हम बायर से पूछते हैं कि भाई जब आप लोगों ने रिवर्स किया, आपने ब्रेकआउट किया, तो फिर मार्केट रिवर्स क्यों नहीं हुई? तो बायर ने बोला तो इसी वजह से ही तो हमने जंप लगाया था कि मार्केट को हम कंटिन्यू कर ले। जंप कहाँ था? अच्छा अच्छा, हाँ, ओवरलैप। ओवरलैप। ठीक है। इसी तरीके हम्म। से सेलर से पूछा, ये वाली कैंडल को इन्होंने, ये डोजी की लेवल को इन्होंने ब्रेकआउट किया, तो हमने कहा कि भाई इसको तो बायर की कैंडल आनी चाहिए थी, तो सेलर ने बोला कि वी मेड अ जंप, है ना। तो इसलिए हमने कंटिन्यू किया। तो डोजी की लेवल ब्रेकआउट होती है, मोस्टली मार्केट रिवर्स करती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बनाती है। अब ऐसे कितने डोजीज बनते होंगे मार्केट में? सुबह के टाइम में सबसे ज्यादा डोजी बनते हैं। हम इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है, लुक, आफ्टर दिस कैंडल द सेलर्स क्लोज इन दिस एरिया, अनेबल टू कंट्रोल द बायर। देखें क्या बायर को वाकई में अनेबल टू कंट्रोल किया? हम लेवल से पता करेंगे क्या इस लेवल को इन्होंने ब्रेक किया या नहीं किया। यहां पर आया, ठीक है। ये इस लेवल को क्या किया इन्होंने? ब्रेक नहीं किया। इस लेवल के बिल्कुल ऊपर क्लोज हो गए, ठीक है। अब अगर ये सेलर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो हु नीड्स टू एंटर इन द मार्केट? ये यहाँ पे तो सेलर आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था ना। हाँ क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जब रेड ग्रीन, तो यहां पर टू टाइम बायर फेल हो चुके हैं, तो सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था। क्योंकि ये नीचे का हाँ। विक, इसका मतलब होता है कि ये सेलर को गैप फिल करना है, तो नहीं आया। प्लस जिसकी वजह से कौन आ गया जंप मार्केट में? फिर बायर आया, उन्होंने बाय। कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने वीकनेस दिखाई, इसी से रिजेक्ट किया, देन वापस सेलर मार्केट में एंटर हो गया। अब यहां पर ऐसे ही आप इस राउंड नंबर इसको देखिए, ये है, ये भी कैंडल है, ये भी, ये किसी की जगह पे आए होंगे, ये किसी की जगह पे, मतलब किसको आना था वो नहीं आया, तो फिर ये आ गया। आप इसको इनडिसीजन कैंडल समझो कि प्राइस वांट्स टू अर्ली रिवर्स, मतलब लेवल से पहले रिवर्स होना चाहती है। एक होती है लेवल से हमेशा प्राइस रिवर्स होती है, और अगर डोजी अपीयर होता है तो प्राइस क्या चाहती है कि हम उस लेवल से पहुंचने से पहले ही रिवर्स होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डोजी का क्या रोल हुआ? अ कम्युनिकेशन कैंडल बिटवीन बायर्स एंड सेलर। सेलर्स, that if buyers don't want to enter in the market or don't want to continue the movement, then they will appear as a doji. That information goes to the sellers that if you want to continue, then enter in the market. Sometimes आप देखेंगे कि डोजी दो दो तीन तीन चार चार दफा बनते हैं। तो अब डोजी बोले तो इट हैज टू बी अ ग्रे कलर वन। ग्रे दैट इज कलर वन, आप दैट्स अ प्योर डोजी। प्योर डोजी, आप अगर MT4 MT5 पे जाओगे तो वहां पर ब्लैक कलर का डोजी मिलेगा आपको। ओके। और अगर आप कोटेक्स में जाओगे तो डोजी नजर नहीं आएगा, वहां पर ग्रीन और रेड का ही डोजी मिलेगा फिर। हाँ, वही तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जी। व्हाट डज दैट मीन। हम्म। तो तो कोटेक्स में जो रेड और ग्रीन डोजी होते हैं, दैट्स सेम एज, दैट इज बस आल्सो उसमें सेम आपको, एज ये ग्रे। उसमें उसमें आपको जो है ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस सेम आर नॉट। क्योंकि ओके। यहाँ पर तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो वही कैंडल वापस आ जाएगी, ग्रे हो जाएगी, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, कंफर्म हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पर देखिए कि when buyers unable to break the wick, when the buyers close under the resistance, who enter in the market? Sellers needs to enter, they told that we are not ready, buyers continue। ऐसे यहां पर भी देखें, ये इस कैंडल के जो एग्जॉशन कैंडल होती है, इसके ब्रेकआउट के बाद या इसके अपीयरेंस के बाद मार्केट में सेलर्स को आना होता है। और रिवर्सल। और इन्होंने सेलर्स ने कहा वी आर नॉट रेडी, तो बायर आए, बायर ने भी वही इंफॉर्मेशन दी कि नो वी आर वीक, वेरी वीक, रिजेक्ट हो गए, फिर मार्केट में ये फिर आते हैं।
तो ये जो बड़े वाले डोजी हो जाते हैं, ये बड़े डोजी अगर हम इसको वो करें कि इसका हाईएस्ट विक एंड लोवेस्ट विक को अगर हम सिलेक्ट करें, तो मार्केट में मैं क्या करता हूं कि इन डोजी की लेवल के ऊपर मैं जो कलर होता है इसका इसका बिल्कुल हल्का करके और इसको लॉक कर देता हूं। क्या करता हूं? लॉक। ये ब्लू को चेंज करके आप येलो यूज कर सकते हो तो। येलो भी यूज कर सकता हूं, लेकिन इसको हल्का करना हाँ। है ताकि इरिटेट ना करे चार्ट के ऊपर। ठीक है। हाँ, ओके। अब ये आगे पीछे नहीं होगी, लेवल को मैंने लॉक कर लिया। अब जब तक मैं मार्केट में ट्रेड करता रहूंगा, यहां से इसके अंदर जो भी मार्केट होगी वो इनडिसाइड मार्केट होगी, क्योंकि इनडिसीजन के अंदर इनडिसीजन मार्केट होगी। आप देखेंगे कि अगर डोजी की कैंडल के अंदर मार्केट जो भी बन रही है वो आपको क्या मिल रही है, किस किस्म की मार्केट मिल रही है? देख रहे हैं? राइट। एबनॉर्मल मार्केट मिलेगी, है ना? हाँ। ये भी इंपैक्ट होता है। फिर यहां पर देखो कि डोजी, देखो कि ये हमने डोजी से लेवल लिया यहां से, जब यहां पर मार्केट आई तो तब भी वही रोल प्ले किया, जब यहां पर मार्केट डोजी के पास आई तो तब भी वही रोल प्ले किया। उसके बाद मार्केट सही चल रही है। देख रहे? और हाँ। एक बंदा ट्रेंड को ट्रेड करता है तो वो फंसता है रेंज में या कंसोलिडेशन मार्केट में। क्यों फंसता है? क्योंकि वो इनडिसाइड मार्केट होती है। मतलब यहां पर क्यों ऐसा हुआ, तो मार्केट इनडिसाइड करती है या फिर रेंज करती है वहां पर। और फिर ऊपर का ब्रेकआउट होगा, रिवर्स करेगा, नीचे का ब्रेकआउट होगा, रिवर्स करेगा, मार्केट बहुत ऐसे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन टाइप ऑफ कैंडलस्टिक बनाएगी, क्योंकि ये इनडिसीजन एरिया था। और आप अगर यहां पर देखें दूसरे एग्जांपल पे, मैं इससे अगर डोजी को हाईलाइट करूं, दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं और इसको लॉक कर देता हूं येलो कलर से करके, इसका ये तेज दिख रहा है तो मुझे हल्का करना है बिल्कुल ऐसे। इनको मैंने, ओके, ये अनलॉक करके फिर इसको लॉक करूं। अब देखिए ये वाला जो एरिया है, इसके एरिया के अंदर कितनी दफा बायर आया और रिजेक्ट हुआ? देख रहे हैं? 1 2 3 4 5। यहां पर देखो कि बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया, देन वापस सपोर्ट राइट। के लिए यूज किया मार्केट को, यहां पर सपोर्ट के लिए यूज किया गया मार्केट को। फिर जब इसको ब्रेकआउट किया, फिर बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया कि इसी जगह से ही बड़ी कैंडल क्यों ब्रेकआउट कर रही है? यहां से भी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, यहां से भी हम्म। बड़ी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। और फिर दोबारा डोजी आ गया, तो डोजी इज अ इनडिसीजन कैंडल। और अगर खास करके अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे डोजी है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर ये आपको किसी हायर टाइम फ्रेम पे डोजी कम मिलते हैं, अगर कहीं पर मिल जाए, एक एक का एग्जांपल लेते हैं जस्ट, ये छोटा है बहुत, इसको छोड़ो, कोई बड़ा वाला डोजी हो, चलो इसी से एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इस कैंडल को यहां पर लगाते हैं और इसको यहां पर दूसरी लाइन लगा देते हैं, और फिर निशानी के तौर पे हम देखते हैं कि भाई यहां से डोजी बना था, इसके आगे से मार्केट 1 मिनट पे कैसे दिख रही है, इससे आगे से मार्केट 1 मिनट पे कैसे दिख रही है, लगभग 4 5 या 10 कैंडल यहां तक हम देखते हैं, ये वाला एरिया में देखते हैं, तो आपको 1 मिनट पे कुछ दिखेगा डिफरेंट सा। सबसे ज्यादा रिवर्सल कौन सी पॉइंट पे हुए? देखें, हमने पीछे डोजी देखा था ना, याद है? यहां से हाँ। स्टार्ट किया था इसको। ठीक है। हम्म। आप अब अगर देखें तो सबसे ज्यादा रिवर्सल आपको यहीं पर मिले ना, हाँ। हायर टाइम फ्रेम का डोजी। देख रहे हैं? मार्केट उस डोजी के ऊपर रहना चाहती है या फिर ब्रेकआउट करती है तो फिर ट्रेंड बनता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डोजी का लेवल जो होता है, ये ये मैं कहता हूं कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं मार्केट के, जो हमें हम्म। इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एंड देन आपको चार्ट पैटर्न्स को भी समझना पड़ेगा। थारोली मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि देखिए, आप जब भी किसी जगह पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है और आपको लगे कि मैं अप ट्रेंड अब हो गया है या डाउन ट्रेंड अब हो गया है, तो उसकी जगह पे आपको ये
स्पेशल पैटर्न से ये आपको मिलेंगे। एक ऐसी मूवमेंट होगी, एक ऐसी मूवमेंट होगी, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए। एक ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है, एक ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है, और एक ऐसी मूवमेंट भी हो सकती है। अब जैसे ये डबल टॉप है, ये भी डबल टॉप है, और ये ट्रिपल टॉप है। ये क्या है? ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप। ये डबल टॉप की लिक्विडिटी स्वैप हुई है। ये हेड एंड शोल्डर है, लेफ्ट राइट हेड एंड शोल्डर, और ये इसका हेड है। तो जब भी प्राइस की मूवमेंट हो, अगर ऐसे आपको तो चार्ट पैटर्न्स नजर आते हैं, तो दैट मूवमेंट कैन बी द ट्रू मूवमेंट फॉर द ट्रेंड। तो जब भी मार्केट शिफ्टिंग करेगी तो इन्फॉर्म तो करेगी ना। नाउ व्हेन द प्राइस शिफ्टेड फ्रॉम हियर, तो कोई इन्फॉर्म किया इसने? कोई पैटर्न नहीं बना। इट मींस दैट इट्स अ करेक्शन, इट्स अ करेक्शन। जब ट्रेंड बनाती है ना मार्केट, फिर सही तरीके से आपको मैंने जैसे बोला कि दिस इज अ टॉप, another top, प्राइस रिटेस्टेड एंड ट्रेंड इज क्रिएटेड। तो एक चार्ट पैटर्न आपको मिलेगा। क्या मिला चार्ट पैटर्न यहां पर? टॉप। हाँ। इसके ऊपर मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, जिसके ऊपर आप खुद से थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। मैंने अभी हाल में बनाया था एक पीडीएफ। हाँ। मैं 1 मिनट में आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा उसके ऊपर गाइड करता हूँ, और फिर वो आप खुद से उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप कभी ट्रैप ना हो जाए। क्योंकि आप उसमें भी तो देखते हैं ना, फॉरेक्स में भी ट्रेड करते एंटी। हैं। हाँ, 85। तो ये पीडीएफ है वैसे। यहाँ पर क्या है? मास्टरिंग फॉरेक्स चार्ट पैटर्न्स, राइट? स्टेप बाय स्टेप गाइड विथ एग्जांपल्स। यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स है। अब ये आपको कौन सा पैटर्न मिलता है? हेड एंड शोल्डर। दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज राइट शोल्डर। और फिर देखें कि जितना हेड शोल्डर हेड होता है, और जितना इसका की लेवल होता है, जो भी साइज आएगी, आपका टारगेट यहां से एंट्री करोगे, इस तक टारगेट होगा आपका। अगर इसकी स्पेस कम है, यहां पर भी आपको कम मिलेगी। यहां पर स्पेस ज्यादा है, तो यहां पर भी आपको टारगेट ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हो, और इसका एग्जांपल भी ऐसा है, देखें। देखा? ऐसे करके मार्केट बनेगा। और आपका टारगेट क्या रहेगा? जितना यहां पर था, उतना ही यहां पर आपको करना है। उसके बाद फिर प्राइस ब्रेकआउट करके वापस रिट्रेसमेंट कर सकती है, या फिर यहां से फिर रिवर्स भी कर सकती है, दोबारा भी आ सकती है मार्केट में ऊपर। ये हेड एंड शोल्डर था। अब इसका इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आपको मिलेगा। मतलब इसका ये हेड एंड शोल्डर है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ठीक है। एंड देन आपको पैटर्न मिलेगा एक, दिस वन। ये कौन सा है? डबल टॉप पैटर्न। दो टॉप एक जैसे सिमिलर हाई पे होंगे, और कभी कभार ये हम्म। थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, कभी कभार थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। ये सारे डबल टॉप काउंट करते हैं। अब हम इसको डबल टॉप के लिए कैसे देखते हैं? कि यहां पर आपको देखा कि ये की लेवल, ये आपका यहां से लेके ये टारगेट है। प्राइस मूवमेंट इतनी हुई है ना? कैसे? कहां से की लेवल हुआ? यहां से कहां तक हाई हुआ? यहां तक। दिस इज द टोटल मेजरमेंट ऑफ द डबल टॉप। और कभी कभार ऐसा होगा ना, ये मेजरमेंट है इसकी डबल टॉप की। तो जितना टारगेट होगा, आप भी उतना टारगेट रखेंगे। इतना टारगेट है आपको। जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, आप इतना टारगेट रखोगे। दिस विल बी योर टीपी 1, दिस विल बी योर टीपी 1। वन। उसके बाद आप टीपी 2 कर सकते हैं मार्केट को, और देखें कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर मार्केट कितना ऊपर वापस चली गई। ये सेफ होता है, ये सेफ एंड सिक्योर होता है, जितना आपका मूवमेंट होता है। ये डबल टॉप हो गया। ऐसे ही ये डबल बॉटम है, उसका भी आप देखो टीपी करोगे, उतना ऊपर की तरफ जाओगे, मार्केट आपको उतना लेके जाएगी। एंड देन ट्रिपल टॉप की बात की थी। अच्छा, यहां पर एग्जांपल नहीं दिया ट्रिपल टॉप का मैंने। ठीक है।
और फिर ये एक होता है कप एंड बाउल होता है, या राउंडिंग बॉटम पैटर्न इसको हम कह सकते हैं। ये मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाती है। और ये हो गया पैटर्न, जैसे कि यहाँ पर ये है बुलिश पेनेंट है। ये मोस्टली मार्केट का ऐसे बनता है। ये जो अगर बनता है मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है यूं करके, और फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां पर इस किस्म का अगर आपको फ्लैग की टाइप नजर आए, फ्लैग एक अलग होता है, पीनट एक अलग होता है। फ्लैग जब होगा तो वो ऐसे होगा, वो मार्केट ऐसे मूव करेगी, ऐसे फ्लैग मूव करेगा, और पीनट ऐसे होगा। फ्लैग भी मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाता है, और पीनट भी यहां से मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ऐसे करके प्राइस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यूं ऊपर की तरफ चली जाएगी। और ये बहुत कम पैटर्न आते हैं मार्केट के अंदर। ये देखें, ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल समझने पड़ते हैं कि अच्छा ऐसा हो तो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो फिर मार्केट इतना ऊपर जाएगी। ये है फ्लैग, बुलिश फ्लैग। यहां पर असेंडिंग ट्राइंगल है, फिर डिसेंडिंग ट्राइंगल है, फिर सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, और फिर वेज पैटर्न है। ये सारे मैंने इसके एग्जांपल रखे हैं, फिर आपको ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मेरे पास फॉरेक्स के बहुत सारे फॉरेक्स के क्लासेस के पीडीएफ में बना के रखता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप देखिएगा। ठीक है। तो ये है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि आप जितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो, जितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। Without support and resistance, you are unable to profitable from any strategy. लेकिन अगर किसी भी स्ट्रेटजी दूसरी को यूज नहीं करे, ओनली जस्ट यू आर यूजिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, यू कैन बिकम अ ट्रेडर प्रॉफिटेबल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज्यादा स्कोप है, इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके अंदर प्रैक्टिस कैसे करें? वो ऐसे करें कि इसकी ऑब्जर्वेशन भी करें। मैं चाहता हूं कि आप अगर सही माना में ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो 3 आवर्स की मार्केट को रिकॉर्ड करें, मतलब के चार्ट की रिकॉर्डिंग करें। कितनी? 3 आवर्स। सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ, 3 आवर्स। आप 3 आवर्स के चार्ट की रिकॉर्डिंग करें। आपको क्या लगता है कि 3 आवर्स के अंदर अगर आपने 100 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इसके अंदर आपको 50 कॉन्सेप्ट तो इस 3 आवर की मार्केट के अंदर अपीयर होंगे ना, डेफिनेटली। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 3 आवर्स बोले तो लाइक कौन सी टाइम फ्रेम में कोई भी रिकॉर्ड 1 करूंगा? मिनट पे आप एनालिसिस करना चाहें, या दो या 5 मिनट पे, या फिर, लेकिन 1 मिनट की एनालिसिस में 3 आवर बोल रहा हूँ। अगर जितना हायर टाइम फ्रेम, फिर उतना ज्यादा टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1 मिनट पे 3 आवर्स का मार्केट रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। स्क्रीन ओके। स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके छोड़ दीजिए। आप वो मार्केट चलती रहेगी, खुद रिकॉर्ड होता रहेगा। आप ऐसा सिस्टम कीजिएगा कि 3 घंटे या 4 घंटे हो जाए, फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग क्लोज करके अपने कंप्यूटर में सेव कीजिए। ऐसे क्यों? ओके। अब ये मार्केट हो चुकी है, इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ? नहीं। बस यही कि देख सकता हूँ कि सेलर का प्रेशर है। बना किससे प्रेशर, ये पता नहीं है ना। राइट। तो जब आप मार्केट के ये सारे कॉन्सेप्ट है, उनको आप क्या करोगे, जब रिव्यू करोगे, तो आप खुद से प्ले का बटन दबाओगे, है ना। हम्म। जब प्ले का बटन दबाया तो ये कैंडलस्टिक मूव हो रही होगी उस चार्ट के अंदर। आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा ओह, ऐसे मूव अच्छा। हुआ। यार नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये ऐसे क्यों मूव हुआ। 1 मिनट पीछे करो, फिर से मूव करो, 1 मिनट पीछे करो, 20 दफा भी पीछे मूव करोगे ना, फिर वापस चलाओगे, तो जब तक वो कैंडल समझ में नहीं आया आपको। ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो हाँ। फिर आप जैसे कि अब सपोर्ट, आप मुझसे सवाल पूछा कि भाई यहां पर मैंने ये सपोर्ट लगाई, इस सपोर्ट के ऊपर इतना सारा गैप है, और मार्केट ने क्यों इस गैप को फिल नहीं किया, और मार्केट ने क्यों ग्रीन कैंडल बनाई? तो आपको एनालिसिस से पता चला क्या, ये जो रेड कैंडल थी, इन्होंने इस वीक को ब्रेकआउट नहीं किया, तो एक तो ये वीक पॉइंट है, मतलब ग्रीन कैंडल को आना चाहिए। दूसरी यहाँ पर सपोर्ट भी है, और प्राइस ने इसको टच किया, देन रिवर्स किया। तो अब आपको देखना है कि टच कैसे किया, रिवर्स कैसे किया, कैसे पुश हुआ, कैसे रिजेक्ट हुआ, मैं ये देखना चाहता हूं, ऑब्जर्व करना चाहता हूं, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम ऐसी मूवमेंट को मैं समझ सकूं। और यहां पर रिजेक्शन है,
ये रिजेक्शन एट द एंड ऑफ द रिजेक्शन है, या एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम फ्रेम के अंदर रिजेक्शन थी, फिर आखिर में मार्केट यहां पर काफी टाइम तक रुकी रही, या एंड में एक बहुत, जिसको कहते हैं झटक से एक मार्केट ने उसको रिजेक्ट किया विद इन सेकंड्स में, जिसको आंख बस छपको छपको ऐसे फ्रीक्वेंटली, वो रिजेक्शन और आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्शन में फर्क होता है। लेकिन ये अब हमें तो नहीं पता ना कैसे ये कैसे हुआ था। 5 सेकंड पे जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन हर एक कैंडल का पता नहीं चलेगा। और आपका रिकॉर्ड होगा तो आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो कि ये क्यों ऐसा हुआ, तो आपका वो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है। ये वाला ये जो अभी दिखा रहे हैं ना आपको, ये ऐसे सिचुएशन पे कल रात को मेरे काफी मिस्टेक्स हुए हैं, क्योंकि इसको सीआरटी मैंने इसको सीआरटी वाले टेक्निक पे यूज करना चाहा, लेकिन हुआ नहीं। नहीं, ये सीआरटी नहीं है, दिस इज अ टर्टल सूप। हाँ देखिए, अभी फिर से मुझे थोड़ा लेकिन सा टर्टल समझा सूप की कुछ दीजिए। कंडीशंस होती है ना, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि टर्टल सूप कैसे बना। तो ऐसे ये है, अब आपको ये सिग्नल बायर दे रहा है कि वी आर नॉट रेडी टू गो अप, तो इसलिए इन्होंने सेलर को मौका दिया, सेलर अनएबल टू ब्रेक देयर ओन विक्स, ये भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं जाना चाहते, तो फिर बायर वापस आते हैं मार्केट में, ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन इसका तो टारगेट, जी बोले। हाँ, तो ये अच्छा ठीक है, तो हम्म। सीआरटी में ये कैंडल जो है ऊपर वाली जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर है, वो ऐसा नहीं होगा, वो हम्म। वो इसी थोड़ा तरीके से, बॉडी के अंदर होगा। ये आप रिकॉर्डिंग करेंगे आपको अच्छा लगेगा, और इसमें आप बार बार रिपीट करके उसी को, क्योंकि उन्हीं 3 घंटे के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे मोस्टली। और जितनी ओके। बार देखेंगे, जब तक उस 3 घंटे पे आप परफेक्ट नहीं है तो दूसरी मार्केट में परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। अब रोज नया चार्ट, रोज नई बातें, जो एक तो चार्ट ओके। 3 घंटे तक की 90 कैंडल्स नहीं 180 कैंडल्स होंगी, वो तो क्लियर हो जाएंगी ना कि वो कैसे मूव कर रही हैं, उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं आप, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। दूसरा, जब आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखते हैं ना कि अगर कोई सीआरटी बनता है ना, अगर कोई कैंडलस्टिक ऐसी बनती है, तो ये, तो देखो कि यहां पर आप मार्केट की मूवमेंट को, यहां पर क्या किया करो, यहां से हाई के ऊपर लाइन लगाया करो एंड लो के ऊपर लाइन लगाया करो। अब जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, तो आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि इसी वेव से मार्केट रिवर्स करेगी, इसी वेव से मार्केट क्या हम्म। करेगी, रिवर्स करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसके बाद मार्केट इस जगह से रिवर्स करेगी, इसका ब्रेकआउट फेक होगा। ये देखिए, क्योंकि यहां पर 1 मिनट पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन 1 घंटे पे क्या था, ये सीआरटी बनी हुई है, राइट। तो सीआरटी का हाई देखा कि वहां पर मार्केट क्या करेगी, फेक ब्रेकआउट बनाएगी। और आप चेक करें, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट बनाया, तो जब डाउन का ब्रेकआउट हो जाए, आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हैं बार बार, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, अपॉर्चुनिटीज यहां से मिल सकती हैं। बस एक चीज को याद रखिए, मनी अर्नड बाय सिटिंग, नॉट बाय ट्रेडिंग। बैठने से पैसा बनाया जाता है, जब आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। फ्रीक्वेंटली ट्रेड करने से आप फोमो का शिकार हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम था कल रात को, बस एक के बाद एक मुझे लेना था। हाँ, that means you was in the FOMO. FOMO means what? यस। The FOMO is that you have a fear, you have a limited time. You want that I want to take each and every opportunity without wasting any time, and I want to trade on each and every candle. जो आपको टारगेट अचीव करना है, कुछ भी करना है, दिस इज द फोमो। तो इस फोमो को किस तरह तोड़ूं? फोमो को, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फोमो है, फियर ऑफ बिल्कुल, मिसिंग आउट। लुक, मनी अर्न्ड सिटिंग। बाय सिटिंग। ये जो इतने ये लोग कह के गए हैं, ये पागल थोड़ी है जो कह के गए हैं, हाँ। राइट। फॉरेक्स मार्केट में मैं आपसे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, एक महीने के अंदर 20 डेज होते हैं, 20 डेज के अंदर कितने ट्रेड करने चाहिए। वो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें 10 मिल जाए बहुत हैं। वाह।
लेकिन वो 10 ट्रेड ऐसे होते हैं कि वो $10,000 भी कमा लेते हैं उससे। मीन्स दे आर वेटिंग फॉर द मूवमेंट। इस तरीके से। अच्छा, ये जी। फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, ये बाइनरी मैं की बात कर बाइनरी के ऊपर आ रहा हूं अभी। मतलब फॉरेक्स का यही रहे कानून है। तो बाइनरी के अंदर आप बोले कि आज के दिन में मैं एक एक मिनट के 100 ट्रेड कर लूं, 50 ट्रेड कर लूं, मीन्स यू आर इन द फोमो। आपको बाइनरी के अंदर एक टारगेट बनाना है कि आई नीड टू ओनली गो फॉर 10 ट्रेड्स। आपके पास कितना टाइम है? आपके पास 2 आवर्स है। आपने कहा कि मेरे पास 2 आवर्स है, 2 आवर्स के अंदर मुझे 10 ट्रेड, मतलब इट मीन्स दैट एवरी 10 मिनट आई नीड टू गो फॉर 1 ट्रेड। ये नहीं कि 10 ट्रेड मुझे 10 मिनट में या 20 मिनट में पूरे करने, बाकी 2 घंटे क्या करेंगे फिर। आप टाइम के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और जितने कम ट्रेड होंगे उतना उतनी ट्रांसपेरेंसी होगी। ज्यादा ट्रेड पे ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, ठीक है। इसके ऊपर फिर मैं आपको कुछ नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। जो हमारी मंडे के दिन क्लास होगी उसके अंदर मैं फोमो के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम अगर फोमो है तो फिर कितना भी आप पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन एंड में आप फोमो में फंसेंगे। हाँ, समझ ये रहे। तो है। मैं आपको फोमो के ऊपर कुछ भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं मंडे के दिन इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, इंशाल्लाह।